हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आईएमएफ। ठीक है, क्योंकि मिसलेनियस का पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आईएमएफ का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक हमने कवर किया है, यूएन कवर किया, अब आईएमएफ की बारी है। तो इसको पूरा विश्लेषण देखेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे। और इस लेक्चर से उम्मीद है कि सवाल से बाहर नहीं होना चाहिए, पूरा पॉइंट लेक्चर होगा। और अंतिम तक बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ये जो लेक्चर होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, इतना ही जाएंगे जहाँ से आपको सवाल बन जाए। ठीक है, तो आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ में जिस प्रकार से सवाल आते हैं हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो इसका टोटल सदस्य कितना है? 190। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, 190 आपका टोटल सदस्य है। और लास्ट है एंडोरा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। मुख्यालय कहाँ है इसकी? तो वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है। ठीक है, स्थापना 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के द्वारा, लेकिन फॉर्मल एग्जिस्टेंस का 1945 में हुआ था। ठीक है, उस समय 29 मेंबर कंट्रीज थे, भारत भी एक फाउंडिंग मेंबर, ये याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। तो टोटल सदस्य कितना? 190, ध्यान में रखना है आपको। इसका स्थापना 1944, लेकिन जो एग्जिस्टेंस हुआ था, जो फॉर्मल एग्जिस्टेंस हुआ था, 1945 से हुआ था। ठीक है, तो उसका जो अस्तित्व में आया था ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आया था। ठीक है, प्रेसिडेंट्स कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये पता होना चाहिए आपका, प्रेसिडेंट्स का भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका पृष्ठभूमि आखिर देखते हैं हम लोग कि आईएमएफ का पृष्ठभूमि क्या है, स्थापना होने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था। तो पता है कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अशांति का माहौल था, तो ऐसे में स्थिति बहुत, अर्थव्यवस्था भी जर्जर थी। तो ऐसे में एक कुछ ऐसे संगठन होने चाहिए था कि जो जो अर्थव्यवस्था को एक पटरी पर ला सके, वैश्विक अर्थव्यवस्था को। तो ऐसे में आईएमएफ की स्थापना की गई थी। इसी में वर्ल्ड बैंक का भी, आईबीआरडी का भी स्थापना की गई थी। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। वैश्विक आर्थिक सहयोग के एक ढांचे के निर्माण के लिए उद्देश्य से लाया गया था। तो वही बात है कि एक जो अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था एक पटरी में आ सके, और जिनके देश की, अगर किसी भी देश की स्थिति जर्जर हो जाती है अर्थव्यवस्था के रूप में, तो उन्हें आईएमएफ के द्वारा पैसे की मदद की जा सके। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य इसलिए आपको पढ़ना जरूरी, क्योंकि अगर सवाल थोड़ा सा पेचीदा पूछ दे, स्टेटमेंट बेस पूछ दे, तो आपको उद्देश्य कार्य क्या है वो क्लियर, माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, मतलब जो भी फिनेंशियल कंडीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड का, वो एक मेंटेन हो सके, है ना, ताकि जो आर्थिक मंदी 1930 की स्थिति में आया था, वैसा दशा उत्पन्न ना हो। तो उसी चीज़ को बैलेंस करना इसका आईएमएफ का मुख्य कार्य है। वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, जो भी मौद्रिक स्थिति है उसको मेंटेन करना, किसी देश को ज़रूरत है तो पैसे देना, फंड करना। एक बात क्लियर रखिए कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में एक बहुत बड़ा अंतर है कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें ये फंड करता है वर्ल्ड बैंक, लेकिन आईएमएफ का वो कार्य नहीं है। आईएमएफ का क्या कार्य है कि किसी देश की आर्थिक सहयोग, अगर किसी देश की, अगर भारत की बात करें तो 1991 की अगर बात लेते हैं, तो उस समय अर्थव्यवस्था एकदम जर्जर हो गया था भारत इकोनॉमी। उस समय आईएमएफ ने कहा कि आपको सुधार कीजिए और तभी हम पैसे देंगे, तो भारत के द्वारा एलपीजी लाया गया था। तो कहने का मतलब है कि आईएमएफ का कार्य है कि जब किसी देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है, दयनीय हो जाती है, उस समय आईएमएफ आगे बढ़कर आता है। और वहीं वर्ल्ड बैंक, कोई भी अगर कोई देश जैसे सड़क परियोजना स्टार्ट किया जा रहा है, तो वहाँ वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है ना। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से थोड़ा सा आईएमएफ का कार्य अलग है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने क्या बात किया? वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सतत आर्थिक एवं उच्च रोजगार को बढ़ावा देना, जो दुनिया भर की गरीबी है उसको कम करने का। ठीक है, और विनिमय स्थिरता, एक्सचेंज रेट की जो स्थिति है उसको मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा काम है आईएमएफ का। भुगतान संतुलन की समस्या, जो भारत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, भारत में जो संकट आ गया था भुगतान संतुलन का, तो आईएमएफ का वहाँ पे रोल क्लियर दिखता है। तो ऐसे भी इनका ये कार्य, भुगतान संतुलन जो समस्या है उसको दूर करना। ठीक है, और कुछ कार्य क्या है ये देखते, ये तो उद्देश्य हो गया। कार्य देखते हैं, निगरानी,
तो निगरानी किस चीज़ का, तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को देखरेख करता है, वही कॉमन सा बात है, ठीक है, जिसके अंदर विनिमय दर एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आते हैं। ऋण प्रदान करना, दूसरा पॉइंट है ऋण प्रदान करना। सदस्य देशों को भुगतान देय समस्याओं के लिए ऋण प्रदान करता है। अगर किसी को लोन की आवश्यकता है, भुगतान देय समस्या आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आ गया, तो ये लोन भी देता है, ठीक है। क्षमता विकास, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण द्वारा तकनीकी सहायता देगा, आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देगा ताकि क्षमता विकास हो और आप ऐसी जैसे स्किल डेवलपमेंट इस स्थिति में ये चाहे तो आपको तकनीकी सहायता प्रशिक्षण भी दे सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, ताकि वो जो भी एक युवा तैयार हुए वो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये भी काम करता है, इस क्षमता विकास में भी है, ठीक है। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ, जो मैंने पहले बताया वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे भी, कि ये विकास बैंक की तरह IMF विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट, दो तो याद ही रखना है आपको, बाकी और भी याद है तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। एक तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट तो कम से कम जरूर याद रखिएगा जो IMF के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। IMF कोष का बात करते हैं, ठीक है। IMF कोष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना भी ज़रूरत है। हाईएस्ट कोटा किसका है, तो USA का। कोटा का क्या रोल होता है हम लोग समझेंगे, और सवाल यहाँ से भी बन सकता है, इसलिए आपके लिए यहाँ पे बने रहिए इस पर। तो IMF कोष का जो वित्तीय का प्रमुख स्रोत कोटा होता है, ठीक है। अब कोटा क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। IMF के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मुख्यतः विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति के आधार पर कोटे का आवंटन किया जाता है। क्या स्थिति आपके विश्व की अर्थव्यवस्था में, उसके अनुसार उसको कोटा होता है। आप कितना पैसा दे रहे हैं उसके अनुसार से आपका IMF में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके अनुसार से आपका कोटा निर्धारित होता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आपका कोटा रहेगा उस तरह से आपका वोटिंग पावर भी रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि कोटा, इसलिए USA का अगर कोटा ज़्यादा है, फंड ज़्यादा दिया हुआ है, तो उसका वोटिंग राइट में भी पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। वोटिंग पावर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वोटिंग पावर बेस्ड ऑन IMF कोटा सिस्टम, ठीक है। तो कोटा सिस्टम पर ही IMF का जो वोटिंग पावर बेस्ड है, ये पता होना चाहिए आपको। इंडिया 13 लार्जेस्ट है, ये पता होना चाहिए कितना मिलियन है, तो 5821.5 मिलियन है। कोटा होल्डिंग कंट्रीज कितना, 13 लार्जेस्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इसको एक बार रीचेक भी आप लोग कर सकते हैं गूगल से, क्योंकि मैं वहीं से देखा हूँ। तो इंडिया का कितना 13 लार्जेस्ट कोटा है, ठीक है। और कितना शेयर होल्डर स्टेक, कितना 2.44%, इसे भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कोटा क्या है। कोटा के बारे में समझिए, जिस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं उस प्रकार से कोटा डिपेंड करता है, डिसाइड होता है। तो भारत का 13 लार्जेस्ट है कोटा होल्डिंग कंट्री है भारत, और 2.44% स्टेक है इसका। कोटे की गणना आखिर किस प्रकार से होती है ये समझे। कोटे की गणना होने के कुछ कंडीशन होती है, क्राइटेरिया होती है। तो GDP के आधार पर 50% होता है कोटा का गणना। आर्थिक खुलापन कितना आपका, मतलब कितना आपका खुलापन है, या ऐसा तो नहीं है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा जैसे कोई देश से अगर सामान आ रहा है तो उस पर आप प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसी को बोलते हैं खुलापन कितना, आपका इकोनॉमी कितना खुलापन है, ठीक है। और उसके बाद आर्थिक परिवर्तनशीलता, आप कितने इकोनॉमी रिलेटेड टू इकोनॉमी कितना आप अडॉप्ट कर सकते हैं नई चीज़ों को, कितना परिवर्तन कर सकते हैं समय के साथ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व 5%, अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व का भी 5% होता है कोटा की गणना में। तो इस प्रकार के समझ सकते हैं कि कोटा की गणना एक्चुअली होता किस प्रकार से, तो सरल तरीके से ये बात आप समझ सकते हो। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। SDR काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हो सकता है कि डायरेक्ट सवाल आ जाए। SDR तो विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं इसको, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। ये IMF द्वारा आरंभ की गई रिजर्व मुद्रा है, ठीक है। 1969 से शुरू की है, इतना भी आपको याद है SDR में तो काम बन जाना चाहिए। इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि यूनिट ऑफ अकाउंट है, ये करेंसी नहीं है। ये बात को ध्यान में रखना कि यूनिट ऑफ अकाउंट है बस, ये करेंसी नहीं है SDR। लोग कंफ्यूज करते हैं, सवाल थोड़ा सा घुमा जाएगा तो यहाँ पर फंस जाएगा। इसलिए मैं SDR के बारे में 2-3 पॉइंट आपको याद रखिएगा, सवाल इससे बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर में क्या हो गया, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग इन्हीं का होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसमें 1 गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होते हैं फॉर ईच मेंबर कंट्री। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो भारत में भी ये चीज़ अप्लाई होता है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर कंट्री, ठीक है। और फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो गया, 24 मेंबर होते हैं इसमें। डेली बिजनेस जो IMF का
इसमें डिसाइड होता है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा सेशन था IMF के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा, जो आपके प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं, उसे मैं कोशिश किया हूँ। इसका PDF चाहे तो फर्स्ट टाइम के ऐप से आपको मिल जाएगा। और अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए इस तरह नया वीडियो के लिए। धन्यवाद।